हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू डी कुमार क्लासेस। तो आज हम लोग मोल कॉन्सेप्ट में करेंगे मोल कॉन्सेप्ट इन गैसेस स्टेट। गैसेस स्टेट में मोल कॉन्सेप्ट, तो ऐसे मोल कॉन्सेप्ट इन सॉलिड सब्सटेंसेस, मोल कॉन्सेप्ट इन लिक्विड सोल्यूशन एंड मोल कॉन्सेप्ट इन गैसेस स्टेट। तो मोल कॉन्सेप्ट तो आपको हर जगह आएगा, अगर सब्सटेंस सॉलिड हो या सब्सटेंस लिक्विड हो या सब्सटेंस गैस स्टेट में हो। तभी तक आपने जो पढ़ा कि मोल क्या है, तो कहते जैसे 1 दर्जन में 12 होता है, बिल्कुल उसी तरह से 1 मोल इज इक्वल टू 6.022 इंटू 10⁻23 होती है। जैसे 1 दर्जन में 12 होता है, बिल्कुल उसी तरह से 1 मोल इज इक्वल टू 6.022 इंटू 10⁻23 होती। ये एक नंबर है, कहलाता है एवोगाड्रो नंबर, और इसे रिप्रेजेंट करते हैं Na से। तो 1 मोल इज इक्वल टू 6.022 इंटू 10⁻23 एक नंबर है, कहलाता है एवोगाड्रो नंबर, और इसे रिप्रेजेंट करते हैं Na से। तो मोल क्या है? तो अमाउंट ऑफ सब्सटेंस विच कंटेन्स देयर 6.022 इंटू 10⁻23 पार्टिकल्स इज कॉल्ड 1 मोल। किसी वस्तु की वह मात्रा जिसमें उस वस्तु की 6.022 इंटू 10⁻23 पार्टिकल्स होती है, वो कहलाता है 1 मोल। फिर कैलकुलेशन आपने करा नंबर ऑफ एटम्स मोलिकुलर आयन गिवन सब्सटेंस। तो यदि किसी सब्सटेंस की मात्रा ग्राम में दे दी गई है और उसे नंबर ऑफ मोल्स में कन्वर्ट करना है, तो नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू, फार्मूला होती है वेट ऑफ गिवन सब्सटेंस इन ग्राम डिवाइड बाई, यदि एलिमेंट है तो एटॉमिक वेट इन ग्राम से डिवाइड करिए। अगर सब्सटेंस मोलिकुलर है तो मोलिकुलर वेट इन ग्राम से डिवाइड करिए। यदि सब्सटेंस आयनिक है तो मोलिकुलर वेट ऑफ आयन मतलब आयनिक वेट से डिवाइड करिए। फिर मैंने आपको बताया एटॉमिक मास यूनिट। एटॉमिक मास यूनिट क्या है? तो एक यूनिट है जो यूज होता फॉर मेजरमेंट ऑफ मास ऑफ एटम। 1 एटॉमिक मास यूनिट इज इक्वल टू होती है 1/12 ऑफ मास ऑफ एन एटम ऑफ कार्बन 12। कार्बन के एक परमाणु के मास के 12वें भाग को 1 एटॉमिक मास यूनिट कहा जाता है। 1 एटॉमिक मास यूनिट इज इक्वल टू होती है 1.67 इंटू 10⁻24 ग्राम होती है। आपको मैंने बताया कि अगर किसी एलिमेंट के एक एटम की मास अगर आपको लिखना है तो एटॉमिक मास में एमयू लगा। जैसे 1 एटम हाइड्रोजन की मास 1 mu, 1 एटम हीलियम की मास 4 mu, 1 एटम कार्बन की मास 12 mu, 1 एटम सोडियम की मास 23 mu, 1 एटम मैग्नीशियम की मास 24 mu, 1 एटम एल्युमिनियम की मास 27 mu। जबकि अगर उसी एलिमेंट के एक मोल की मास लिखनी है तो एटॉमिक मास में ग्राम लगा। जैसे एक मोल हाइड्रोजन एटम का मास 1 ग्राम, 1 मोल सोडियम का मास 23 ग्राम, 1 मोल मैग्नीशियम का मास 24 ग्राम, 1 मोल एल्युमिनियम का मास 27 ग्राम। आप मोलिकुलर फॉर्म में भी लिख सकते हैं। जैसे 1 मोलिकुल वाटर की मास कितनी होगी? तो 18 mu। जबकि मोलिकुलर 1 मोल वाटर मोलिकुल की मास कितनी होगी? तो 1 मोलिकुल वाटर की मास 18 mu, 18 mu। जबकि 1 मोल वाटर की मास कितनी? तो 18 ग्राम। 1 मोलिकुल अमोनिया की मास कितनी? तो 17 mu। जबकि 1 मोल अमोनिया की मास कितनी? तो 17 ग्राम। मतलब अगर किसी भी कंपाउंड के 1 मोलिकुल की मास अगर लिखनी है तो उसके मोलिकुलर मास में mu लगा दीजिए, और 1 मोल की मास लिखनी है तो मोलिकुलर मास में ग्राम लगा दीजिए। तो इतना तक अपन ने करा था, और आगे करेंगे मोल कॉन्सेप्ट इन गैस स्टेट। तो बेसिक सिंपल वर्ड में कहें तो अभी तक आपको जो मैंने बताया कि आपको याद रखनी है कि जैसे 1 दर्जन में 12 होता है, बिल्कुल उसी तरह से 1 मोल इज इक्वल टू कितनी होती है? तो 6.022 इंटू 10⁻23 होती है। एक नंबर है, कहलाता है एवोगाड्रो नंबर। इट इज कॉल्ड व्हाट? एवोगाड्रोज नंबर। इट इज कॉल्ड एवोगाड्रोज नंबर, इसे हम लोग कहते हैं एवोगाड्रोज नंबर, और इसे रिप्रेजेंट करते हैं A0 और Na से। और बेसिक पहली पॉइंट तो ये आपने सीखा। दूसरी पॉइंट आपने सीखी तो अगर किसी सब्सटेंस की मात्रा ग्राम में दी गई है तो नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू क्या होगी? तो वेट ऑफ गिवन सब्सटेंस इन ग्राम डिवाइड बाई, यदि सब्सटेंस एलिमेंट है तो एटॉमिक वेट से डिवाइड करिए, यदि सब्सटेंस मोलिकुलर है तो मोलिकुलर वेट से डिवाइड करिए, अगर सब्सटेंस आयनिक है तो आयनिक वेट इन ग्राम से डिवाइड करिए। इससे बहुत सारा क्वेश्चंस आपको मैंने बताया। फिर मैंने बताया एटॉमिक मास यूनिट शॉर्ट में लिखते AMU। तो 1 AMU इक्वल टू कितनी होती है? तो 1/12 ऑफ मास ऑफ एन एटम ऑफ कार्बन 12, मास ऑफ एन एटम ऑफ कार्बन 12। कार्बन के एक परमाणु के मास के 12वें भाग को क्या कहा जाता? तो 1 एटॉमिक मास यूनिट, मतलब दैट इज इक्वल टू 1.67 इंटू 10⁻24 ग्राम हो गई। तो 1 एटॉमिक मास यूनिट इज इक्वल टू
1/12 ऑफ मास ऑफ एन एटम ऑफ कार्बन 12 दैट इज इक्वल टू 1.67 इंटू 10⁻⁻⁴ ग्राम होगी, दैट इज द 1 एटमिक मास यूनिट। तो ये 1 एटमिक मास यूनिट हो गई। ऑब्वियसली आपको मैंने बताया कि मास ऑफ एन एटम, मास ऑफ एन एटम, एक एटम की मास कितनी होगी, तो आपको मैंने बताया कि एटमिक मास में क्या करिए, तो एटमिक मास में एम लगा दीजिए, एटमिक मास में क्या करिए, एम लगा दीजिए। जबकि मोलर मास, अगर मोलर मास लिखनी है, मतलब किसी भी एलिमेंट के मोलर मास लिखनी है, मतलब एक मोल की मास लिखनी है, मोलर मास ऑफ एन एलिमेंट, एक एलिमेंट की मोलर मास लिखनी है, तो क्या होगा, तो एटमिक मास में ग्राम लगा दीजिए। एटमिक मास में क्या करिए, तो ग्राम लगा दीजिए, एटमिक मास में ग्राम लगा दीजिए। ठीक है, दिस पर तो इतना आपको बताया, इस पर बेस क्वेश्चंस भी बहुत सारे बताए, असाइनमेंट्स अपलोड कर देंगे। और आज हम लोग शुरू करेंगे मोल कॉन्सेप्ट इन गैसेस स्टेट। आज हम लोग शुरू करेंगे मोल कॉन्सेप्ट इन गैसेस स्टेट, मोल कॉन्सेप्ट इन गैसेस स्टेट। गैसेस स्टेट में मोल की कॉन्सेप्ट, मतलब अगर सब्सटेंस गैस है तो उसमें मोल की कैलकुलेशन, मॉलिक्यूल्स की कैलकुलेशन। तो इसमें इंपॉर्टेंट टर्म्स आएंगे, सम टर्म्स जिसे ऑलरेडी अपन डिस्कस करे हैं, लेकिन वंस अगेन इसे फिर से रिकॉल कर रहे हैं। सम टर्म्स, फर्स्ट वन इज द वॉल्यूम। जो पहली टर्म आपकी फ्रिक्वेंटली यूज होंगी दैट इज वॉल्यूम। वॉल्यूम क्या होती है, स्पेस ऑक्युपाइड बाय मैटर, स्पेस ऑक्युपाइड बाय मैटर, स्पेस ऑक्युपाइड बाय मैटर। पदार्थ जितनी जगह छेकता है कहलाता इज कॉल्ड वॉल्यूम। तो स्पेस ऑक्युपाइड बाय मैटर, पदार्थ जितनी जगह छेकता है वो उसकी वॉल्यूम कहलाती है। तो स्पेस ऑक्युपाइड बाय मैटर इज कॉल्ड वॉल्यूम। मैटर जितनी स्पेस ऑक्युपाई करता है वो वॉल्यूम। जैसा कि आपने पढ़ा है कि सॉलिड और लिक्विड की जो वॉल्यूम होती है वो डिफिनिट होती है। सॉलिड और लिक्विड की जो वॉल्यूम, सॉलिड है उसकी वॉल्यूम डिफिनिट है, फिक्स है ना। ये सॉलिड है, इसकी वॉल्यूम क्या है, तो डिफिनिट है, फिक्स है। लिक्विड है, उसकी वॉल्यूम क्या है, तो डिफिनिट है, फिक्स है। ये लिक्विड है, इसकी वॉल्यूम क्या है, तो डिफिनिट है, फिक्स है। तो ये सॉलिड लिक्विड की वॉल्यूम डिफिनिट है। जबकि गैसेस की जो वॉल्यूम होती है, जबकि गैसेस की जो वॉल्यूम होती है इनडिफिनिट होती है। किसी कंटेनर के अंदर आपने गैस रख दिया तो गैस की वॉल्यूम इनडिफिनिट है। कि कैसे, तो बेसिक अगर आपके पास 1 ग्राम गैस है, उसको 1 लीटर के बर्तन में डाल दी तो गैस की जो मॉलिक्यूल्स है पूरे 1 लीटर में फैल जाएंगी, मतलब स्पेस ऑक्युपाई किया गया 1 लीटर। अगर 1 ग्राम गैस उसको आप 10 लीटर के कंटेनर में डाल दीजिए, 1 ग्राम गैस को अगर 10 लीटर के बर्तन में डाल दीजिएगा तो गैस पूरे 10 लीटर में फैल जाएंगी, मतलब गैस की वॉल्यूम 10 लीटर। यदि 1 ग्राम गैस उसके आप 100 लीटर के कंटेनर में डाल देंगे तो ये पूरे 100 लीटर में फैल जाएगी, मतलब गैस की वॉल्यूम 100 लीटर। तो जो गैसेस की वॉल्यूम होती है वो डिफिनिट नहीं होती। तो वॉल्यूम ऑफ गैसेस कितनी होती है, तो कंटेनर के वॉल्यूम के बराबर होती है। तो सिंपल वर्ड में हम लोग कहते हैं कि जो वॉल्यूम ऑफ गैसेस होती है, ध्यान दीजिए, सॉलिड एंड लिक्विड हैव डिफिनिट वॉल्यूम। सॉलिड एंड लिक्विड, ऑब्वियसली सॉलिड ये सॉलिड है। अब जहां भी रखें उतना ही स्पेस, जितना यहां पर ऑक्युपाई करे उतना यहां पर, आप पॉकेट में रख लेंगे तब भी उतना ही स्पेस ऑक्युपाई करेगा। तो ये इसकी वॉल्यूम क्या होगी, डिफिनिट होगी। लिक्विड से 1 लीटर पानी, उसे जग में रखेंगे तो आपको 1 लीटर का जग चाहिए। अगर बीकर में रखेंगे तो 1 लीटर की बीकर चाहिए। अगर बॉटल में रखेंगे तो 1 लीटर की बॉटल चाहिए। तो जो वाटर है उसकी वॉल्यूम क्या, तो डिफिनिट है, फिक्स है। जबकि गैसेस की वॉल्यूम क्या है, इनडिफिनिट है, फिक्स नहीं है। तो सॉलिड एंड लिक्विड हैव डिफिनिट वॉल्यूम। सॉलिड और लिक्विड की वॉल्यूम क्या होती है, तो डिफिनिट वॉल्यूम। सॉलिड और लिक्विड की वॉल्यूम डिफिनिट होती है, जबकि वॉल्यूम ऑफ गैसेस आर इनडिफिनिट। जबकि वॉल्यूम ऑफ गैसेस जो होती है, ऑब्वियसली वॉल्यूम ऑफ गैसेस, जो वॉल्यूम ऑफ गैसेस है इज इनडिफिनिट। वॉल्यूम ऑफ गैसेस क्या होती है, इनडिफिनिट होती है। तो कितनी होती है गैसेस की वॉल्यूम, तो वॉल्यूम ऑफ गैसेस, जो वॉल्यूम ऑफ गैसेस होती है, गैस की जो वॉल्यूम होती है वो इक्वल होती है वॉल्यूम ऑफ कंटेनर के। वॉल्यूम ऑफ कंटेनर के, तो जो गैस की वॉल्यूम होती है वो इक्वल होती है किसके, तो वॉल्यूम ऑफ कंटेनर की। तो जो गैस की वॉल्यूम होती है इक्वल होती है किसके, तो वॉल्यूम ऑफ कंटेनर के। तो वॉल्यूम ऑफ गैसेस, गैस की जो वॉल्यूम है वो इक्वल होती है वॉल्यूम ऑफ कंटेनर की। मतलब अगर 1 लीटर का बर्तन है, गैस आपने 1 लीटर में रखा है, और 1 लीटर की बर्तन है तो गैस की वॉल्यूम 1 लीटर। अगर गैस को आपने 10 लीटर में रखा है तो गैस की वॉल्यूम 10 लीटर।
अगर गैस को आप 20 लीटर एक कंटेनर में रखें तो गैस की वॉल्यूम 20 लीटर। तो जो वॉल्यूम ऑफ गैसेस होती है वो इक्वल होती है किसके, तो वॉल्यूम ऑफ कंटेनर के। नाउ यूनिट्स ऑफ वॉल्यूम, नाउ यूनिट्स ऑफ वॉल्यूम, नाउ यूनिट्स ऑफ वॉल्यूम, वॉल्यूम की यूनिट्स। तो फर्स्ट वन इज द, पहले इसको, तो यूनिट्स ऑफ वॉल्यूम, तो यूनिट्स ऑफ वॉल्यूम में फर्स्ट वन इज द क्यूबिक सेंटीमीटर। फर्स्ट वन यूनिट्स ऑफ वॉल्यूम है, यूनिट्स ऑफ वॉल्यूम। तो फर्स्ट वन इज द क्यूबिक सेंटीमीटर, क्यूबिक सेंटीमीटर, शॉर्ट में लिखते हैं सीसी। यूनिट्स ऑफ वॉल्यूम में क्यूबिक सेंटीमीटर, ध्यान रखेंगे 1 क्यूबिक सेंटीमीटर मतलब 1 सीसी, सीसी मतलब क्यूबिक सेंटीमीटर। 1 क्यूबिक सेंटीमीटर इज इक्वल टू होती है 1 मिलीलीटर। ध्यान रखेंगे 1 क्यूबिक सेंटीमीटर इज इक्वल टू कितनी होती है, तो 1 मिलीलीटर, है ना। क्यूबिक सेंटीमीटर मतलब शॉर्ट में सीसी, सीसी मतलब ये वाला सीसी नहीं, सीसी मतलब क्यूबिक सेंटीमीटर। तो 1 क्यूबिक सेंटीमीटर मतलब एक क्यूब सोचिए जिसकी लेंथ 1 सेंटीमीटर, विड्थ 1 सेंटीमीटर और हाइट 1 सेंटीमीटर है। तो 1 क्यूबिक सेंटीमीटर, 1 क्यूबिक सेंटीमीटर मतलब कितना, तो 1 मिलीलीटर। ध्यान रखेंगे 1 क्यूबिक सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 मिलीलीटर। सेकेंड वन, दूसरी यूनिट जो वॉल्यूम की होती है क्यूबिक डेसीमीटर, मतलब एक क्यूब सोचिए, एक घन सोचिए जिसकी लेंथ 1 डेसीमीटर, विड्थ 1 डेसीमीटर और हाइट 1 डेसीमीटर। एक क्यूब से जिसकी लेंथ 1 डेसीमीटर, विड्थ 1 डेसीमीटर और हाइट 1 डेसीमीटर है। तो एक घन सोचिए जिसकी लंबाई 1 डेसीमीटर, चौड़ाई 1 डेसीमीटर और ऊंचाई 1 डेसीमीटर है। 1 क्यूबिक डेसीमीटर इज इक्वल टू होती है 1 लीटर। ध्यान रखेंगे 1 क्यूबिक डेसीमीटर इज इक्वल टू कितनी होती है, 1 लीटर। इसे मैंने ऑलरेडी बेसिक लेसन पहले बता रखा है। तो क्यूबिक डेसीमीटर। थर्ड वन इज द क्यूबिक मीटर। थर्ड वन जो तीसरी यूनिट है क्यूबिक मीटर। क्यूबिक मीटर मतलब एक क्यूब सोचिए जिसकी लेंथ 1 मीटर, विड्थ 1 मीटर और हाइट 1 मीटर है। मतलब एक घन सोचिए जिसकी लंबाई 1 मीटर, चौड़ाई 1 मीटर और ऊंचाई 1 मीटर, वो जितनी स्पेस ऑक्युपाई करेगा दैट विल बी कॉल्ड 1 क्यूबिक मीटर। तो 1 क्यूबिक मीटर इज इक्वल टू होती है, 1 क्यूबिक मीटर इज इक्वल टू होती है 10 टू द पावर 3 लीटर। याद रखेंगे 1 क्यूबिक मीटर मतलब कितना, 1000 लीटर। अगर कैसे होता तो ये देखने के लिए आप बेसिक का लेक्चर देखिए, ठीक है, शायद लेक्चर 3-4 में बताएंगे। तो यूनिट्स ऑफ वॉल्यूम, फर्स्ट वन इज द क्यूबिक सेंटीमीटर, 1 क्यूबिक सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 लीटर। सेकेंड वन इज द क्यूबिक डेसीमीटर, जिस 1 क्यूबिक डेसीमीटर मतलब 1 लीटर। एंड थर्ड वन इज क्यूबिक मीटर, 1 क्यूबिक मीटर मतलब 10 टू द पावर 3 लीटर। नाउ डेंसिटी एंड वेपर डेंसिटी, नेक्स्ट टर्म जो होगी डेंसिटी एंड वेपर डेंसिटी, ये भी यूज होती है फ्रीक्वेंटली इन गैसेस, मोल कॉन्सेप्ट इन गैसेस स्टेट, डेंसिटी एंड वेपर डेंसिटी। तो फर्स्ट वन दैट इज डेंसिटी। व्हाट इज डेंसिटी? डेंसिटी क्या है? तो डेंसिटी को हिंदी में कहते हैं घनत्व। डेंसिटी को हिंदी में कहते हैं घनत्व। व्हाट इज द डेंसिटी? ये डेंसिटी क्या है? तो मास पर यूनिट वॉल्यूम। डेंसिटी क्या है? तो मास है किसकी? तो यूनिट वॉल्यूम की। इकाई आयतन का जो द्रव्यमान होता है वह घनत्व कहलाता है। जैसे 1 सीसी, 1 क्यूबिक सेंटीमीटर का जो मास हो जाएगा डेंसिटी। तो बेसिक डेंसिटी क्या? तो मास है, मास पर यूनिट वॉल्यूम, मास ऑफ यूनिट वॉल्यूम, मतलब मास पर यूनिट वॉल्यूम से देखिए, मास पर यूनिट वॉल्यूम, मास पर यूनिट वॉल्यूम, मास पर यूनिट वॉल्यूम इज कॉल्ड डेंसिटी। यूनिट वॉल्यूम की जो मास होती है दैट इज कॉल्ड डेंसिटी। तो मास पर यूनिट वॉल्यूम इज कॉल्ड डेंसिटी। दैट इज, इसका मतलब क्या हुई? तो डेंसिटी इज इक्वल टू क्या होती है? तो डेंसिटी इज इक्वल टू हो जाएंगी मास अपॉन वॉल्यूम। डेंसिटी इज इक्वल टू क्या होगी? तो मास अपॉन वॉल्यूम। तो मास पर यूनिट वॉल्यूम इज कॉल्ड डेंसिटी, मतलब डेंसिटी इज इक्वल टू क्या होगी? तो मास अपॉन वॉल्यूम। तो यूनिट्स क्या होंगे? यूनिट्स क्या होंगे? तो अगर सीजीएस सिस्टम में जाइए तो मास की यूनिट होती है ग्राम और वॉल्यूम की यूनिट होती है क्यूबिक सेंटीमीटर। सीजीएस सिस्टम में जाइए तो मास की यूनिट होती है ग्राम और वॉल्यूम की यूनिट होती है क्यूबिक सेंटीमीटर। तो डेंसिटी की यूनिट क्या हो जाएगी? तो ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर।
अगर ऐसा सिस्टम है, ये किस में होता है? सीजीएस हो गया, ये क्या हो गया? तो सीजीएस सिस्टम हो गया। अगर आप एसआई में जाइए तो मास की किलोग्राम और वॉल्यूम की एसआई, मास की एसआई यूनिट होती है किलोग्राम और वॉल्यूम की एसआई यूनिट होती है क्यूबिक मीटर, है ना। वॉल्यूम की एसआई यूनिट क्या होती है? तो क्यूबिक मीटर। तो डेंसिटी की यूनिट क्या हो जाएगी? तो किलोग्राम पर क्यूबिक मीटर। ये किस में होगी? तो एसआई सिस्टम। लेकिन ज्यादातर इन गैसेस स्टेट, ध्यान रखेंगे नोट, लेकिन गैसेस स्टेट में आप देखेंगे कि जो गैसेस की डेंसिटी है जनरली ग्राम पर लीटर में एक्सप्रेस करी जाती है। तो नोट ध्यान रखेंगे इन गैसेस स्टेट, लेकिन गैसेस स्टेट में, इन गैसेस स्टेट जो डेंसिटी होती है, डेंसिटी ऑफ गैसेस, जो डेंसिटी होती है गैसेस की, ऑफ गैसेस जनरली मतलब समान तौर पर, जनरली एक्सप्रेस्ड इन, समान तौर पर जो एक्सप्रेस्ड होती है, एक्सप्रेस्ड इन ग्राम पर लीटर। तो लेकिन जो गैसेस की डेंसिटी होती है, गैसेस स्टेट में जो डेंसिटी ऑफ गैसेस होती है जनरली एक्सप्रेस करी जाती है किस में? तो ग्राम पर लीटर में। फॉर एग्जांपल जैसे आप कहिए डेंसिटी ऑफ एयर एट रूम टेम्परेचर एंड प्रेशर, डेंसिटी ऑफ एयर एट रूम टेम्परेचर एंड प्रेशर। अगर डेंसिटी ऑफ एयर पूछा जाए, हवा का जो घनत्व है रूम टेम्परेचर एंड प्रेशर पर कितनी होती है? तो 1.293 ग्राम पर लीटर होती है। तो यहां पर एयर मतलब हवा ही हो गया, एयर ही हुआ, गैस ही हुआ। तो डेंसिटी ऑफ एयर एट रूम टेम्परेचर प्रेशर कितनी होती है? एट रूम टेम्परेचर एंड प्रेशर, रूम टेम्परेचर एंड प्रेशर पर जो एयर की डेंसिटी होती है वो 1.293 ग्राम पर लीटर होती है। तो समान तौर पर जो गैसेस की डेंसिटी होती है वह ग्राम पर लीटर में एक्सप्रेस कर जाती है। फिक्स नहीं है लेकिन समान तौर पर ऐसा होता है। ऐसे ध्यान रखेंगे। डेंसिटी ऑफ वाटर, वाटर की जो डेंसिटी आप याद रखना है, डेंसिटी ऑफ वाटर कितनी? तो 1 ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर होती है, 1 ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर। ऑब्वियसली आप जानते हैं ये 1 ग्राम मतलब होता है, यहां पर 1 ऊपर 1 ग्राम, या 1 क्यूबिक सेंटीमीटर लिखे, कोई अंतर नहीं पड़ेगा। तो 1 ग्राम इज इक्वल टू होती है 10⁻³ किलोग्राम, है ना जी। आप जानते हैं कि 10⁻³ ग्राम इज इक्वल टू 1 किलोग्राम होती है। तो 1 ग्राम इज इक्वल टू कितनी? 1/10⁻³ किलोग्राम। दिस उस तरह से 1 क्यूबिक सेंटीमीटर, आप ध्यान रखेंगे 1 क्यूबिक सेंटीमीटर मतलब आप जानते हैं 10⁻6 क्यूबिक सेंटीमीटर इज इक्वल टू होती है 1 क्यूबिक मीटर। तो 1 क्यूबिक सेंटीमीटर इज इक्वल टू हो जाएंगे 1/10⁻6 क्यूबिक मीटर। मतलब इसे ऊपर ले जाएंगे तो 10⁻⁻6 क्यूबिक मीटर। तो इसे अगर आप सॉल्व करें, यदि इसे आप सॉल्व करें, यदि आप इसे सॉल्व करें तो ये हो आएगा कितना? तो ऊपर ले जाएंगे तो 10⁻³ किलोग्राम पर क्यूबिक मीटर। तो जो एयर की, वाटर की जो डेंसिटी होती है 1 ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर, या इसे किलोग्राम पर क्यूबिक मीटर में कन्वर्ट करिए तो 10⁻³ किलोग्राम पर क्यूबिक मीटर। तो जो वाटर की डेंसिटी होती है 1 ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर, या इसी को अगर किलोग्राम पर क्यूबिक मीटर में कन्वर्ट करिए तो 10⁻³ किलोग्राम पर क्यूबिक मीटर होती है। उसी तरह से डेंसिटी ऑफ, अगर मरकरी पूछा जाए Hg, डेंसिटी ऑफ मरकरी कितनी होती है? तो दैट इज इक्वल टू 13.6 ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर। या इसी को किलोग्राम पर क्यूबिक मीटर में कन्वर्ट करिए तो ये क्या हो जाएगा? तो 13.6 इंटू 10⁻³ किलोग्राम पर क्यूबिक मीटर। तो डेंसिटी एंड वेपर डेंसिटी, व्हाट इज द डेंसिटी? डेंसिटी क्या है? तो मास पर यूनिट वॉल्यूम इज कॉल्ड डेंसिटी। मास पर यूनिट वॉल्यूम को कहा जाता है डेंसिटी, मतलब डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम। तो अगर यूनिट कहें सीजीएस सिस्टम में तो ये मास की ग्राम, वॉल्यूम की क्यूबिक सेंटीमीटर, तो ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर। जबकि एसआई में मास की यूनिट होती है किलोग्राम और वॉल्यूम की होती है क्यूबिक मीटर, तो किलोग्राम पर क्यूबिक मीटर। लेकिन गैसेस स्टेट में जो डेंसिटी ऑफ गैसेस है वो जनरली एक्सप्रेस करी जाती है ग्राम पर लीटर में। समान तौर पर जो डेंसिटी ऑफ गैसेस होती है वो ग्राम पर लीटर में आप देखेंगे कि एक्सप्रेस अपन कर रहे हैं। जैसे डेंसिटी ऑफ एयर एट रूम टेम्परेचर 1.293 ग्राम पर लीटर होती है। ध्यान रखेंगे
वाटर की डेंसिटी 1 ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर का है या 10⁻³ किलोग्राम पर क्यूबिक मीटर का है। डेंसिटी ऑफ मरकरी 13.6 ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर का है या 13.6 इंटू 10⁻³ किलोग्राम पर क्यूबिक मीटर का है। ठीक है, नो वेपर डेंसिटी। तो व्हाट इज वेपर डेंसिटी? वेपर डेंसिटी क्या है? नाउ वेपर डेंसिटी, वेपर डेंसिटी, तो व्हाट इज वेपर डेंसिटी? तो वेपर डेंसिटी इज बेसिकली रेशियो ऑफ मोलर मास of any gas to the molar mass of हाइड्रोजन गैस इज कॉल्ड, कहलाता क्या है? इज कॉल्ड वेपर डेंसिटी। तो वेपर डेंसिटी क्या है? तो रेशियो है किसके? तो मोलर मास ऑफ एनी गैस टू द मोलर मास ऑफ हाइड्रोजन गैस। तो वेपर डेंसिटी क्या है? ये रेशियो है किसकी? तो मोलर मास ऑफ एनी गैस टू द मोलर मास ऑफ हाइड्रोजन गैस, है ना। मोलर मास ऑफ एनी गैस, मोलर मास ऑफ एनी गैस, मोलर मास ऑफ एनी गैस टू द मोलर मास ऑफ हाइड्रोजन गैस, टू द मोलर मास ऑफ हाइड्रोजन गैस। मतलब सिंपली दिस इंप्लाई वेपर डेंसिटी इज इक्वल टू मोलर मास ऑफ एनी गैस क्या होगी? तो मोलिकुलर वेट ऑफ गैस इन ग्राम, और मोलर मास ऑफ हाइड्रोजन गैस क्या होगी? तो मोलिकुलर वेट ऑफ हाइड्रोजन इन ग्राम। तो ये क्या होगी? तो ये मोलिकुलर मास ऑफ गैस अपॉन मोलर मास ऑफ हाइड्रोजन गैस कितनी? तो 2। तो ये क्या हो गई? इसका मतलब ये वेपर डेंसिटी इज इक्वल टू क्या होगी? तो मोलर मास ऑफ एनी गैस अपॉन 2। तो वेपर डेंसिटी इज इक्वल टू सिंपली क्या हो गई? तो मोलिकुलर मास को 2 से डिवाइड कर दिया। फॉर एग्जांपल जैसे अगर आपसे पूछा जाए वेपर डेंसिटी ऑफ SO2 की वेपर डेंसिटी कितनी होगी? तो सल्फर डाइऑक्साइड की मोलिकुलर मास कितनी हो गई? तो ये सल्फर की 32, 1 ऑक्सीजन की 16, तो 2 की 32, तो ये 64 अपॉन 2 मतलब 32 हो गई। और आपसे पूछा जाए कि वेपर डेंसिटी ऑफ N2O, तो N2O की वेपर डेंसिटी कितनी? तो N2O की मोलिकुलर मास कितनी? तो 1 नाइट्रोजन की 14, तो 2 की 28, और ये 16, तो ये होगी 44 अपॉन 2, तो ये 22। तो वेपर डेंसिटी क्या? तो रेशियो ऑफ मोलर मास ऑफ एनी गैस टू द मोलर मास ऑफ हाइड्रोजन गैस। किसी भी गैस की मोलर मास और हाइड्रोजन गैस की मोलर मास की जो रेशियो होती है वही उसकी वेपर डेंसिटी कहलाती है। तो किसी भी गैस की मोलर मास कितनी होगी? तो मोलिकुलर मास ऑफ गैस में ग्राम लगा दीजिए तो वो मोलर मास होगी। तो मोलिकुलर मास ऑफ गैस इन ग्राम अपॉन मोलर मास ऑफ हाइड्रोजन गैस मतलब मोलिकुलर मास ऑफ हाइड्रोजन इन ग्राम मतलब सिंपली m/2। तो वेपर डेंसिटी इज इक्वल टू क्या होगी? तो m/2। जैसे वेपर डेंसिटी ऑफ SO2 कितनी? तो 32। वेपर डेंसिटी ऑफ N2O कितनी? तो 22। ठीक है। नाउ प्रेशर, अगली जो टर्म है जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा यूज होंगी मोल कॉन्सेप्ट इन गैस स्टेट में, दैट इज प्रेशर। तो नेक्स्ट टर्म दैट इज प्रेशर। तो व्हाट इज प्रेशर? प्रेशर क्या है? तो फोर्स पर यूनिट नॉर्मल एरिया, फोर्स पर यूनिट नॉर्मल एरिया, फोर्स पर यूनिट नॉर्मल एरिया इज कॉल्ड प्रेशर, इज कॉल्ड प्रेशर। प्रेशर क्या है? तो फोर्स पर यूनिट नॉर्मल एरिया, तो फोर्स पर यूनिट नॉर्मल एरिया इज कॉल्ड प्रेशर। तो P इज इक्वल टू क्या हो गई? F अपॉन A। फोर्स पर यूनिट नॉर्मल एरिया क्या कहलाती है? तो प्रेशर कहलाती है। तो फोर्स पर यूनिट नॉर्मल एरिया इज कॉल्ड प्रेशर। तो फोर्स जो यूनिट एरिया पर इकाई क्षेत्रफल पर लगने वाले बल को ही दबाव कहते हैं। तो दबाव क्या है? तो प्रेशर क्या है? तो एक तरह की फोर्स ही है। प्रेशर एक्चुअली है क्या? तो फोर्स है। लेकिन कौन सी फोर्स?
जो यूनिट एरिया पर लग रही है, नॉर्मली मतलब लंबवत, तो फोर्स पर यूनिट नॉर्मल एरिया इज कॉल्ड प्रेशर। तो फोर्स पर यूनिट नॉर्मल एरिया इज कॉल्ड प्रेशर। अब जैसे प्रेशर इन, अगर आपसे देखा जाए प्रेशर इन सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस स्टेट, तो प्रेशर इन सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस स्टेट, प्रेशर इन सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस स्टेट, तो सॉलिड, लिक्विड और गैसेस स्टेट में प्रेशर। तो अगर आपने कोई सॉलिड या लिक्विड लिया है तो उसमें जो प्रेशर होती है दैट इज ड्यू टू वेट। जैसे अगर आपने कोई सॉलिड ले लिया, अरे आपने ये सॉलिड ले लिया तो इसके बॉटम पर प्रेशर आ रही है, तो इसके बॉटम में प्रेशर क्यों आ रही है, तो दैट इज ड्यू टू वेट। तो सॉलिड के केस में जो प्रेशर होती है दैट इज ड्यू टू वेट, जबकि लिक्विड के केस में जो प्रेशर होती है वो भी ड्यू टू वेट। ये लिक्विड है, लिक्विड का क्या होगा, तो मास होगा, उस मास के ऊपर क्या रहेगी, तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, तो मास इनटू एक्सेलरेशन क्या होगी, तो फोर्स। और वह फोर्स जो यूनिट एरिया पर लगेगा, वह फोर्स जो यूनिट एरिया पर लगता है दैट इज कॉल्ड प्रेशर। तो ये सॉलिड है, सॉलिड की मास है, मास के ऊपर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी लगी, तो मास इनटू एक्सेलरेशन दैट इज ए फोर्स, और फोर्स पर यूनिट एरिया दैट इज कॉल्ड प्रेशर। लिक्विड है, लिक्विड की मास है, उस मास के ऊपर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी लगी, तो मास इनटू एक्सेलरेशन फोर्स, और वह फोर्स जो यूनिट एरिया पर लगी दैट इज कॉल्ड प्रेशर। तो सॉलिड और लिक्विड के केस में जो प्रेशर होती है दैट इज ड्यू टू वेट, जबकि गैसेस स्टेट में, मतलब किसी कंटेनर में अगर आपने गैस रख दिया, यदि किसी कंटेनर के अंदर आपने गैस रख दिया, तो किसी भी कंटेनर में अगर गैस रख देंगे तो जो गैस की मॉलिक्यूल्स है, गैस की जो अणुएं हैं, जो गैस की मॉलिक्यूल्स होती हैं वो रैंडम मोशन करती है। रैंडम मोशन मतलब डायरेक्शनलेस मोशन, डायरेक्शनलेस मोशन मतलब दिशाहीन गति, मतलब कौन सी मॉलिक्यूल कब किधर टर्न कर जाएगी आप इसे प्रिडिक्ट नहीं कर सकते, दैट इज कॉल्ड रैंडम मोशन। तो रैंडम मोशन मीन्स डायरेक्शनलेस मोशन, दिशाहीन गति, मतलब कौन सी मॉलिक्यूल कब किधर टर्न कर जाएंगी इसे हम प्रिडिक्ट नहीं कर पाए, दैट मोशन इज कॉल्ड रैंडम मोशन। तो किसी कंटेनर में अगर आपने गैस रखी है तो जो गैस की मॉलिक्यूल्स होंगी वो रैंडम मोशन करेंगी, डायरेक्शनलेस मोशन करेंगी। तो जब गैसेस मॉलिक्यूल रैंडम मोशन करती है उसके कारण गैस की मॉलिक्यूल आपस में कोलॉइड करती है, साथ ही साथ कंटेनर के वाल से, मतलब जिस बर्तन में आपने गैस रख रखी है उसके वाल से गैस की जो मॉलिक्यूल्स है वो कोलॉइड करती हैं, उसके कोलिजन से क्या होती, तो फोर्स लगती है, और उसी फोर्स के कारण क्या पैदा होती है, तो प्रेशर। तो यदि किसी कंटेनर के अंदर आपने गैस रख दिया है, यदि किसी कंटेनर के अंदर आपने गैस रख दिया है तो उस कंटेनर के अंदर प्रेशर होती, और वो प्रेशर क्यों होती है, तो दैट इज ड्यू टू कॉलिजन बिटवीन गैसेस मॉलिक्यूल्स एंड वॉल ऑफ कंटेनर। जो गैसेस मॉलिक्यूल्स होती हैं वो कंटेनर के वाल से कोलॉइड करती, उसके कॉलिजन से फोर्स लगता है और उसी फोर्स के कारण प्रेशर पैदा होती है। तो किसी कंटेनर के अंदर जो प्रेशर होती, किसी गैसेस कंटेनर के अंदर जो प्रेशर होती है दैट इज ड्यू टू कॉलिजन बिटवीन गैसेस मॉलिक्यूल्स एंड वॉल ऑफ कंटेनर। तो आपको ध्यान रखनी है कि प्रेशर सॉलिड और लिक्विड के केस में जो प्रेशर होती है दैट इज ड्यू टू वेट, जबकि गैसेस स्टेट में किसी कंटेनर के अंदर जो प्रेशर होती है दैट इज ड्यू टू कॉलिजन बिटवीन गैसेस मॉलिक्यूल एंड वॉल ऑफ कंटेनर। तो नोट, मतलब ध्यान रखेंगे इन सॉलिड एंड लिक्विड, तो इन के केस में इन सॉलिड एंड लिक्विड प्रेशर इज ड्यू टू, सॉलिड एंड लिक्विड के केस में प्रेशर किसके कारण है, तो प्रेशर इज ड्यू टू वेट। प्रेशर किसके कारण है, तो वेट के कारण, वेट मतलब मास इनटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। जबकि इन गैसेस स्टेट, लेकिन गैसेस स्टेट में, मतलब किसी कंटेनर के अंदर आपने गैस रख लिया तो गैसेस स्टेट में जो प्रेशर होती है इनसाइड द कंटेनर इज ड्यू टू कॉलिजन बिटवीन गैसेस मॉलिक्यूल एंड वॉल ऑफ कंटेनर। लेकिन गैसेस स्टेट में, इन गैसेस स्टेट, लेकिन गैसेस स्टेट में, इन गैसेस स्टेट प्रेशर इनसाइड द कंटेनर, प्रेशर इनसाइड द कंटेनर, प्रेशर इनसाइड द कंटेनर, किसी भी कंटेनर के अंदर जो प्रेशर होती है इज ड्यू टू कॉलिजन बिटवीन गैसेस मॉलिक्यूल्स, एंड वॉल ऑफ कंटेनर, तो किसी गैसेस कंटेनर के अंदर जो प्रेशर होती है दैट इज ड्यू टू कॉलिजन बिटवीन गैसेस मॉलिक्यूल एंड वॉल ऑफ कंटेनर। तो वेपर डेंसिटी क्या है,
तो रेशियो ऑफ मोलर मास ऑफ एनी गैस टू द मोलर मास ऑफ हाइड्रोजन गैस इज कॉल्ड वेपर डेंसिटी। वेपर डेंसिटी क्या है? तो रेशियो ऑफ मोलर मास ऑफ एनी गैस टू द मोलर मास ऑफ हाइड्रोजन गैस इज कॉल्ड वेपर डेंसिटी। ये मोलर मास किसी भी गैस की कितनी होगी? तो मोलिकुलर मास में ग्राम लगा दीजिए, मतलब सिंपली वेपर डेंसिटी इज इक्वल टू m/2। प्रेशर क्या है? तो फोर्स पर यूनिट नॉर्मल एरिया इज कॉल्ड प्रेशर। ध्यान दीजिए, फोर्स पर यूनिट नॉर्मल एरिया। स्ट्रेस भी फोर्स पर यूनिट एरिया ही होती है, लेकिन स्ट्रेस और प्रेशर में अंतर होता है। स्ट्रेस में सिंपली फोर्स पर यूनिट एरिया होती है, जबकि प्रेशर के केस में फोर्स पर यूनिट नॉर्मल एरिया होती है। ध्यान रखेंगे, फोर्स पर यूनिट नॉर्मल एरिया इज कॉल्ड प्रेशर, मतलब P इज इक्वल टू F/A। प्रेशर इन सॉलिड लिक्विड एंड गैसेस स्टेट, तो प्रेशर सॉलिड और लिक्विड के केस में जो प्रेशर होती है दैट इज ड्यू टू वेट, जबकि गैसेस स्टेट में जो प्रेशर इनसाइड द कंटेनर होती है दैट इज ड्यू टू कोलिजन बिटवीन गैसेस मॉलिक्यूल्स एंड वॉल ऑफ कंटेनर। किसी कंटेनर के अंदर आपने गैस रखा है, तो जो गैसेस मॉलिक्यूल्स होती हैं वो कंटेनर के वॉल से कोलिड करती है। ध्यान रखेंगे गैस की प्रॉपर्टी, किसी कंटेनर में अगर गैस रख देंगे तो जो गैस की अणु होती है पूरे कंटेनर में फैल जाती, और फैलने के बाद रैंडम मोशन करती है। रैंडम मोशन करने से गैस की मॉलिक्यूल आपस में कोलिड करती है, आपस में टकराती, साथ ही साथ कंटेनर के वॉल से कोलिड करती है, कंटेनर के दीवार से टकराती है। तो जो गैसेस मॉलिक्यूल आपस में कोलिड करती है उससे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, लेकिन जब गैसेस मॉलिक्यूल कंटेनर के वॉल से कोलिड करती है उसके कारण फोर्स लगता है, और उसी फोर्स के कारण प्रेशर पैदा होती है। तो इन अ गैसेस कंटेनर प्रेशर इज ड्यू टू कोलिजन बिटवीन गैसेस मॉलिक्यूल एंड वॉल ऑफ कंटेनर। ठीक है। नाउ प्रेशर एट द बॉटम ऑफ लिक्विड कंटेनर, मतलब किसी कंटेनर के अंदर लिक्विड आपने रख दी है तो उसके बॉटम पर कितनी प्रेशर होगी? तो प्रेशर एट द बॉटम ऑफ लिक्विड कंटेनर, प्रेशर एट द बॉटम, प्रेशर एट द बॉटम ऑफ लिक्विड कंटेनर, प्रेशर एट द बॉटम ऑफ लिक्विड कंटेनर, प्रेशर एट द बॉटम ऑफ लिक्विड कंटेनर। तो भी कंसीडर, हम लोग कंसीडर करते हैं एक सिलिंड्रिकल कंटेनर कंसीडर कर रहे हैं, एक सिलिंड्रिकल कंटेनर है, ठीक है। सिलिंड्रिकल मतलब बेलनाकार। तो ये है, इसके अंदर अपन लिक्विड रख देते, ये लिक्विड रख दिए। मान लेते इस लिक्विड की जो डेंसिटी है, इस लिक्विड की जो डेंसिटी है वो रो है, ये रो है ना। इसके अंदर क्या है? तो लिक्विड है। मान लेते इसकी रेडियस आ रहा है, तो बेसिक इस लिक्विड के बॉटम पर हमें प्रेशर निकालनी है। मान लेते इस लिक्विड की जो हाइट है h मान लेते, सपोज यहां तक ये पूरा लवा भरा हुआ है, तो प्रेशर एट द बॉटम ऑफ लिक्विड कंटेनर, ये कोई कंटेनर है, एक बर्तन है, इसमें हम लोगों ने एक लिक्विड ले रखी है जिसकी डेंसिटी रो है। एक सिलिंड्रिकल वेसल है, सिलिंड्रिकल मतलब बेलनाकार एक बर्तन है जिसमें एक लिक्विड ले रखे जिसकी डेंसिटी रो है, और इसे h हाइट तक हमने फिल कर रखी है, भर रखी है। इसके बॉटम पर हम लोग प्रेशर निकालना चाहते हैं, इसके बॉटम मतलब धरातल पर कितनी दबाव लग रही है ये निकालना चाहते हैं। तो प्रेशर क्या होती है? तो फोर्स पर यूनिट नॉर्मल एरिया होती है, प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया। तो दिस इंप्लाई प्रेशर इज इक्वल टू क्या हो गई? तो ये फोर्स क्या होती है? ये मास इनटू एक्सेलरेशन। तो फोर्स क्या होती है? तो मास इनटू एक्सेलरेशन। तो ये मास किसकी मास? तो लिक्विड की मास। इसके अंदर प्रेशर, यहां पर बॉटम पर प्रेशर हो क्यों रही है, आ क्यों रही है? तो दैट इज ड्यू टू मास ऑफ लिक्विड। तो फोर्स यहां पर इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। तो यहां मास किसकी? तो लिक्विड की, और यहां डेंसिटी किसकी? लिक्विड की। सॉरी, मास इनटू ये मास ऑफ लिक्विड इनटू एक्सेलरेशन इनटू ग्रेविटी जी, मास इनटू एक्सेलरेशन फोर्स होती है अपॉन बेस एरिया ये। तो दिस इंप्लाई प्रेशर इज इक्वल टू ये मास ऑफ लिक्विड कितनी होगी? तो जो कंटेनर की वॉल्यूम होगी वही लिक्विड की वॉल्यूम होगी। तो बेसिक मास ऑफ लिक्विड क्या होगी? तो वॉल्यूम ऑफ लिक्विड इनटू डेंसिटी ऑफ लिक्विड
इंटू जी अपॉन ए। वॉल्यूम ऑफ लिक्विड कितनी होगी? तो वॉल्यूम, ये बेलनाकार है, सिलेंडर वेसल है, तो लिक्विड की वॉल्यूम कितनी? तो बेलन का आयतन आप जानते हैं पाई स्क्वायर एच इंटू डेंसिटी ऑफ लिक्विड रे, ये जी अपॉन एरिया, बेस का एरिया, जैसे ये सिलेंड्रिकल है, ये सिलेंडर वेसल है ना, जिसका बेस एरिया क्या होगा? तो सर्कुलर है, तो पाई स्क्वायर, ठीक है, पाई स्क्वायर कैंसिल। तो प्रेशर एट द बॉटम ऑफ लिक्विड कंटेनर कितनी होगी? तो रो जी एच। तो प्रेशर एट द बॉटम ऑफ लिक्विड कंटेनर हमने कंसीडर करा एक कंटेनर, एक बर्तन जो सिलिंडर शेप की है, इसके अंदर हम लोगों ने एक लिक्विड ले रखी है जिसकी डेंसिटी रो है एच हाइट तक। तो प्रेशर इज इक्वल टू क्या होती है? तो फोर्स अपॉन एरिया। प्रेशर इज इक्वल टू क्या होती है? तो फोर्स अपॉन एरिया। तो फोर्स क्या है? तो मास इंटू एक्सेलरेशन। तो मास ऑफ लिक्विड इंटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी अपॉन ए। तो मास ऑफ लिक्विड कितनी होगी? तो वॉल्यूम ऑफ लिक्विड इंटू डेंसिटी ऑफ लिक्विड इंटू जी अपॉन ए। तो वॉल्यूम ऑफ लिक्विड कितनी होगी? तो जो कंटेनर की वॉल्यूम होगी दैट इज पाई स्क्वायर एच इंटू डेंसिटी ऑफ लिक्विड रो जी अपॉन बेस एरिया पाई स्क्वायर, तो कैंसिल। तो प्रेशर एट द बॉटम ऑफ लिक्विड कंटेनर, इस कंटेनर के बॉटम पर प्रेशर कितनी हो गई? तो रो जी एच। प्रेशर एट द बॉटम ऑफ लिक्विड कंटेनर क्या हो गई? तो रो जी एच। प्रेशर एट द बॉटम ऑफ लिक्विड कंटेनर कितनी हो गई? तो रो जी एच। तो जो प्रेशर होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी किसके? तो रो की डेंसिटी के। जितनी ज्यादा लिक्विड की डेंसिटी होगी उतना ज्यादा प्रेशर होगा। प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी किसके? तो हाइट के। मतलब जितनी ज्यादा लिक्विड की हाइट आप करते जाएंगे उतना ज्यादा बॉटम पर प्रेशर होता जाएगा। ये तो कांस्टेंट है। मतलब अगर रो मतलब डेंसिटी लिक्विड की आप बढ़ाएंगे, मतलब यहां पर वाटर, इसके जगह पर आप मरकरी कर दीजिए, तो यदि लिक्विड की डेंसिटी को आप इंक्रीज करेंगे तो प्रेशर एट द बॉटम ऑफ लिक्विड कंटेनर इंक्रीज करेंगे। अगर लिक्विड की हाइट बढ़ती जाए तो बॉटम पर प्रेशर क्या होगी? तो बढ़ती चली जाएगी। तो जो प्रेशर एट द बॉटम ऑफ लिक्विड कंटेनर है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है किसके? रो के। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है हाइट के। फॉर एग्जाम्पल, जैसे अगर आपसे पूछा जाए कि फाइंड रिलेशन बिटवीन P1, P2 and P3 in the given figure below। कर नीचे एक कुछ फिगर दिया गया है, उसमें आप P1, P2 और P3 के बीच में रिलेशनशिप बताइए। जैसे ये है जी, एक सिलिंड्रिकल वेसल है, इसमें एक स्फेरिकल वेसल है, इसमें लिक्विड रखी हुई है, और एक कोनिकल वेसल है, इसमें लिक्विड रखी हुई है। समय मान लेते हैं कि वाटर है, इसमें भी वाटर है, इसमें भी वाटर है, और इसमें भी वाटर है। इसमें भी एच हाइट तक है, इसमें भी एच हाइट तक है, इसमें भी एच हाइट तक है। यहां पर अगर प्रेशर P1 है, यहां पर अगर प्रेशर P2 है, यहां पर प्रेशर P3 है, तो बताइए P1, P2 और P3 के बीच में रिलेशनशिप क्या होगी? कह रहा फाइंड रिलेशन बिटवीन P1, P2 एंड P3 इन द गिवन फिगर बिलो। कह रहे नीचे में एक फिगर दिया गया है, कह रहे ये सिलिंड्रिकल वेसल है जिसमें वाटर रखी गई एच हाइट तक, ये स्फेरिकल वेसल है जिसमें वाटर रखी गई एच हाइट तक, ये कोनिकल वेसल है मतलब शंकुकार है, इसमें वाटर रखी गई एच हाइट तक। यहाँ अगर प्रेशर P1 है, यहाँ अगर प्रेशर P2, यहाँ प्रेशर P3 है, तो कह रहा बताइए P1, P2 और P3 के बीच में क्या रिलेशनशिप होगी? तो अभी जस्ट आपने पढ़ा कि प्रेशर एट द बॉटम ऑफ लिक्विड कंटेनर, किसी भी लिक्विड कंटेनर के बॉटम पर जो प्रेशर होती है, मतलब ये P1 इज इक्वल टू कितनी होती है? तो रो जी एच होती है। प्रेशर एट द बॉटम ऑफ लिक्विड कंटेनर कितनी होती है? तो रो जी एच। मतलब कोई भी कंटेनर में अगर लिक्विड एच हाइट तक है तो उसके बॉटम पर प्रेशर क्या होगी? तो रो जी एच। तो यहाँ पर डेंसिटी हो गई वाटर की इंटू जी इंटू एच, ये P1 निकल गई। उसी तरह से अगर P2 निकालना चाहें तो P2 क्या है? तो रो जी एच, मतलब यहाँ डेंसिटी ऑफ वाटर ये G, ये ऑब्वियसली हाइट H। यहाँ पर क्या है? तो यहाँ P3 इक्वल टू क्या है? तो रो जी एच। मतलब यहाँ पर क्या रहा? तो P1 भी रो डब्ल्यू जी एच आ रहा, P2 भी रो डब्ल्यू जी एच आ रहा, P3 भी रो डब्ल्यू जी एच आ रहा।
मतलब यहां पर इसलिए क्या हो गई, तो ये P1 इज इक्वल टू P2 इज इक्वल टू ये P3 आ गई। मतलब वेसल की शेप कैसी है ये मैटर ही नहीं करता है प्रेशर एट द बॉटम ऑफ लिक्विड कंटेनर। किसी भी लिक्विड कंटेनर मतलब किसी बर्तन में आपने लिक्विड रखी है, उसके बॉटम पर कितनी प्रेशर होगी ये वेसल के शेप के ऊपर डिपेंड नहीं करता, सिंपल डिपेंड करता है कि कौन सी लिक्विड आपने रखी है कंटेनर के अंदर और कितनी हाइट तक रखी है। तो प्रेशर एट द बॉटम ऑफ लिक्विड कंटेनर, किसी भी कंटेनर किसी बर्तन के बॉटम पर कितनी प्रेशर होगी ये डिपेंड करती है, निर्भर करती है लिक्विड की डेंसिटी के ऊपर और लिक्विड की हाइट के ऊपर। और फॉर्मूला क्या होता है, तो रो जी एच। तो यहां पर आपने देखा ये आपका जो वेसल था सिलिंड्रिकल, ये आपकी वेसल स्फेरिकल और ये जो वेसल थी कोनिकल थी, लेकिन तीनों के केस में प्रेशर एट द बॉटम ऑफ लिक्विड कंटेनर सेम आ जा रही है। मतलब जो प्रेशर एट द बॉटम ऑफ लिक्विड कंटेनर है वो डिपेंड नहीं करती है शेप के ऊपर। मतलब इसलिए P1 इज इक्वल टू P2 इज इक्वल टू क्या हो गई, तो P3 हो गई। ठीक है, तो फॉर्मूला ध्यान रखेंगे, प्रेशर एट द बॉटम ऑफ लिक्विड कंटेनर क्या होती है, तो रो जी एच। ठीक है, नाउ एटमॉस्फेरिक प्रेशर, हिंदी में वायुमंडलीय दबाव। तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर, एटमॉस्फेरिक प्रेशर हिंदी में वायुमंडलीय दबाव। आप जानते हैं हवा दबाव डालती है, कोई भी बॉडी अगर एटमॉस्फेयर में रख दे तो उस बॉडी पर हवा दबाव डालती है। मतलब उस बॉडी पर एयर की मॉलिक्यूल, एयर में क्या है कि जी नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, कार्बन डाइऑक्साइड है। तो जो एटमॉस्फेयर में मतलब वायुमंडल में हवा है, मतलब एयर है, एयर की जो मॉलिक्यूल्स है, एयर में क्या है तो नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, ये सारी जो मॉलिक्यूल्स है उस बॉडी से क्या करेंगे तो कोलाइड करेंगे। तो उसके कोलिजन से क्या होती है तो फोर्स लगती है और उसी फोर्स के कारण प्रेशर है। तो व्हाट इज द एटमॉस्फेरिक प्रेशर, हिंदी में कहते हैं वायुमंडलीय दबाव। तो ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या होती, तो प्रेशर एग्जर्टेड बाय एटमॉस्फेयर ऑन अ बॉडी, किसी बॉडी के ऊपर जो वायुमंडल है जितनी दबाव डालता है उसे हम कहते हैं एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो प्रेशर एग्जर्टेड बाय एटमॉस्फेयर ऑन अ बॉडी, किसी बॉडी के ऊपर एटमॉस्फेयर जितनी प्रेशर लगाता है उसे हम लोग क्या कहते हैं तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर या सिंपली 1 atm प्रेशर। तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या है, तो प्रेशर एग्जर्टेड बाय एटमॉस्फेयर ऑन अ बॉडी, किसी बॉडी के ऊपर एटमॉस्फेयर जितनी प्रेशर लगाता है वह कहलाता है एटमॉस्फेरिक प्रेशर या सिंपली 1 atm प्रेशर। जैसे हम लोग की बॉडी है तो हम लोग को बॉडी के ऊपर भी कितना लग रहा तो प्रेशर लग रहा है, कितना तो 1 atm। ये बोर्ड है, इसके ऊपर कितना प्रेशर लग रहा तो 1 atm। ये बेंच है, ये बेंच के ऊपर कितनी प्रेशर लग रही है तो 1 atm। तो हर जगह प्रेशर कितना है तो 1 atm। आपने पढ़ा है ना बचपन में, हवा दबाव डालती है कि एक्सपेरिमेंट करते थे अपन कि एक गिलास है, एक गिलास में पानी रख दीजिए, उसके ऊपर एक कार्ड रख दीजिए, है ना, एक कार्ड को रख दीजिए, कार्ड को रख दीजिए, पतला सा कार्ड, मतलब कागज का जो मोटा सा होता है ना कागज, वो कार्ड रख दीजिए, है ना, उसके ऊपर फिर उल्टा कर करके नीचे से हाथ को हटा लीजिए। तो ये कार्ड ड्रॉप नहीं करता था। कार्ड क्यों नहीं ड्रॉप करता था, कहते जी नीचे से क्या कर रहा तो हवा दबाव डाल रही है, तो नीचे से हवा दबाव डाल रहा है, ऊपर से पानी का वजन है, लेकिन नीचे से जो हवा दबाव डाल दी है वो कहीं ज्यादा है, किससे तो पानी के वजन से, जिसके कारण ऑब्वियसली पानी नहीं गिरता था, है ना। गिलास में पानी लेकर के उसके ऊपर एक कार्ड को रख देते थे, फिर उल्टा करके नीचे से हाथ को हटा लेते थे, तभी कार्ड ड्रॉप नहीं करता था। क्यों, क्योंकि नीचे से क्या होता हवा दबाव डालती है। बिल्कुल वही कॉन्सेप्ट यहां पर भी। तो व्हाट इज द एटमॉस्फेरिक प्रेशर, एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या है, तो प्रेशर एग्जर्टेड बाय एटमॉस्फेयर इन अ बॉडी, किसी बॉडी के ऊपर एटमॉस्फेयर जो प्रेशर लगाता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर, या सिंपल वर्ड में कहते हैं 1 atm प्रेशर। तो व्हाट इज द एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या होती है, तो प्रेशर एग्जर्टेड बाय एटमॉस्फेयर इन अ बॉडी इज कॉल्ड एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या है, तो प्रेशर एग्जर्टेड बाय एटमॉस्फेयर, प्रेशर एग्जर्टेड बाय एटमॉस्फेयर ऑन अ बॉडी इज कॉल्ड, कहलाती क्या, तो इज कॉल्ड एटमॉस्फेरिक प्रेशर, इज कॉल्ड एटमॉस्फेरिक प्रेशर और सिंपली 1 atm प्रेशर। तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या है,
तो प्रेशर एग्जर्टेड बाय एटमॉस्फेयर ऑन अ बॉडी इज कॉल्ड एटमॉस्फेरिक प्रेशर। जो वायुमंडल है हम लोगों के ऊपर दबाव डालता, जितनी दबाव डालता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, तो 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर या सिंपली 1 एटीएम प्रेशर। तो जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, वायुमंडलीय दबाव है, वो मेजर किया जाता है बैरोमीटर द्वारा। जैसे थर्मामीटर से आप टेम्परेचर को मेजर करते हैं, उसी तरह से जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, वायुमंडल हम लोगों के ऊपर कितना दबाव डाल रहा है, इसे मेजर करने की जो डिवाइस है दैट इज अ बैरोमीटर। तो बैरोमीटर वह डिवाइस है जिसके द्वारा एटमॉस्फेरिक प्रेशर को मेजर किया जाता है। तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज मेजर्ड बाई, जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर होती है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज मेजर्ड बाई, एटमॉस्फेरिक प्रेशर मेजर्ड होता किया जाता है किसके द्वारा, तो मेजर्ड बाई बैरोमीटर। बैरोमीटर, तो जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है वो मेजर किया जाता है किसके द्वारा, तो बैरोमीटर द्वारा। तो सिस्टमेटिक डायग्राम, सिस्टमेटिक डायग्राम, सिस्टमेटिक डायग्राम ऑफ बैरोमीटर, बैरोमीटर का रेखा चित्र। तो बैरोमीटर में क्या होती है, तो एक कंटेनर होता है जिसके अंदर मरकरी होती है, एक कंटेनर होता है जिसके अंदर मरकरी होती है, उसके ऊपर एक इवैक्यूएटेड कैलिब्रेटेड कैपिलरी ट्यूब लगाई जाती है। इसके ऊपर क्या होता, तो एक इवैक्यूएटेड कैलिब्रेटेड कैपिलरी ट्यूब होती है। ये क्या है, इवैक्यूएटेड, इवैक्यूएटेड मतलब निर्वातित, नहीं वातावरण, इसमें कुछ भी नहीं है, हवा वगैरह कुछ नहीं है, इवैक्यूएटेड है। कैलिब्रेटेड, कैलिब्रेटेड मतलब इसमें चिन्ह लगाया रहता है, कैलिब्रेटेड, कैलिब्रेटेड कैपिलरी ट्यूब, कैपिलरी मतलब केस जैसी पतली, कैपिलरी ट्यूब, जी केस जैसा पतला ट्यूब कैसे फिट कर दिएगा, तो भाई केस जैसा पतला ट्यूब को आप ग्लास में फिट कर दीजिए। जैसे थर्मामीटर में क्या होता है, उसमें भी कैपिलरी ट्यूब होती है, उसमें केस जैसा पतला ट्यूब में मरकरी रहता है। तो यहां पर क्या है, इवैक्यूएटेड, इवैक्यूएटेड मतलब निर्वातित, इसके अंदर कुछ भी नहीं है, इवैक्यूएटेड है। कैलिब्रेटेड है, कैलिब्रेटेड मतलब चिन्ह लगा हुआ, मतलब यहाँ से ये 10 सेंटीमीटर है, 20 सेंटीमीटर है, 30 है, 40 है, 50 है, 60 है, 70 है, 80 है, इस तरह से। तो इवैक्यूएटेड है मतलब निर्वातित, इसके अंदर कुछ भी नहीं है, कोई हवा वगैरह कुछ नहीं है ना, सॉलिड लिक्विड कुछ, सॉलिड लिक्विड गैस कुछ भी नहीं है इसके अंदर। कैलिब्रेटेड है मतलब इसके ऊपर चिन्ह लगाया हुआ है। कैपिलरी है मतलब केस जैसी पतली ट्यूब है। और ये क्या, तो मरकरी है, ये क्या, तो मरकरी है, मतलब ये चीज। तो इस इवैक्यूएटेड कैलिब्रेटेड कैपिलरी ट्यूब को यदि आप एटमॉस्फेयर में ले जाएंगे, वायुमंडल में ले जाएंगे, तो वायुमंडल जो हवा है वो क्या करती है, तो दबाव डालती है। तो जो हवा दबाव डालेगी तो उसके कारण क्या होगा, तो दबाव के कारण, हवा के दबाव के कारण, इधर से कोई दबाव नहीं, यहां पर कोई दबाव नहीं है, क्यों, क्योंकि इवैक्यूएटेड है। तो हवा के दबाव के कारण, एटमॉस्फेरिक प्रेशर के कारण इसके अंदर जो मरकरी है, इसके अंदर जो मरकरी है वो हाइट रेज करने लगेगा, ऊंचाई चढ़ने लगेगा। कि जो ऊंचाई चढ़ने से क्या होगा, तो मरकरी जितनी ऊंचाई तक चढ़ता जाएगा, जस्ट अब आपने पढ़ा कि लिक्विड की हाइट जितनी बढ़ती जाएगी, बॉटम पर लिक्विड द्वारा लगाया जा प्रेशर बढ़ता जाएगा। लिक्विड जितनी ज्यादा हाइट चढ़ती जाएंगी, लिक्विड जितनी ज्यादा हाइट चढ़ती जाएंगी, बॉटम पर उसका प्रेशर बढ़ता जाएगा। मतलब लिक्विड और हाइट चढ़ रहा है, बॉटम पर प्रेशर और बढ़ रहा है, लिक्विड और हाइट चढ़ रहा है, बॉटम पर और प्रेशर बढ़ रहा है, लिक्विड और हाइट चढ़ रहा है, बॉटम पर और प्रेशर बढ़ रहा है। तो ये प्रेशर ड्यू टू मरकरी क्या होगी, तो बढ़ती चली जाएगी। प्रेशर ड्यू टू मरकरी हाइट क्या होगी, तो बॉटम प्रेशर, जैसे जैसे लिक्विड इस ट्यूब के अंदर, जैसे जैसे लिक्विड इस ट्यूब के अंदर हाइट रेज करता जाएगा, उसके कारण मरकरी के कारण, मरकरी हाइट के कारण प्रेशर बढ़ती जाएगी। और नीचे से प्रेशर कौन लगा रहा, तो एटमॉस्फेयर, एटमॉस्फेयर दैट इज इक्वल टू 1 एटमॉस्फेरिक। तो हमने कंसीडर करा एक कंटेनर, इसके अंदर मरकरी रखी हुई है, उसके ऊपर एक इवैक्यूएटेड कैलिब्रेटेड कैपिलरी ट्यूब फिट करी हुई है। एक कंटेनर, इसके अंदर मरकरी है, उसके ऊपर एक इवैक्यूएटेड कैलिब्रेटेड कैपिलरी ट्यूब है। इसे जब एटमॉस्फेयर में ले जाएंगे तो वायुमंडलीय दबाव के कारण, मतलब एटमॉस्फेरिक प्रेशर के कारण, जो मरकरी होता है, जो पारा होता है, इस ट्यूब के अंदर रेज करना शुरू कर देता है, हाइट चढ़ना शुरू कर देता है। तो हाइट चढ़ने से क्या होगा, तो इसके बॉटम पर प्रेशर बढ़ता जाएगा। नीचे से प्रेशर लगा रहा है कौन, एटमॉस्फेयर। और जैसे जैसे मरकरी इस ट्यूब के अंदर हाइट चढ़ती जाएगी, बॉटम पर इसका प्रेशर बढ़ता जाएगा। मरकरी के कारण बॉटम पर प्रेशर बढ़ता जाएगा, मरकरी के कारण बॉटम पर प्रेशर बढ़ता जाएगा। जितनी हाइट रेज करता जाएगा, ऑब्वियसली
लिक्विड जितनी ज़्यादा हाइट चढ़ती जाएंगी, लिक्विड जितनी हाइट तक चढ़ती जाएंगी, उसके बॉटम पर प्रेशर बढ़ता जाएगा। ये तब तक चढ़ेगा जब तक ऊपर से लगने वाला प्रेशर नीचे से लगने वाले प्रेशर के बराबर नहीं हो जाए। तो ऑब्वियसली ये जो मरकरी है, ये जो नरकरी है, ये तब तक हाइट रेज करेगी जब तक नीचे से लगने वाला प्रेशर, नीचे से कितना प्रेशर लग रहा है 180, मतलब एटमॉस्फेरिक प्रेशर, तो नीचे वाला से लगने वाला प्रेशर ऊपर से लगने वाले प्रेशर के बराबर ना हो जाए। तो एक्सपेरिमेंटली देखा गया है, प्रयोग से देखा गया है कि जो मरकरी होती है वह 76 सेंटीमीटर हाइट तक चढ़ जाती है। ऑब्वियसली ऑन सी लेवल जो मरकरी होती है बैरोमीटर के अंदर 76 सेंटीमीटर हाइट तक चढ़ जाता है। इसी से कहा जाता है, 76 सेंटीमीटर को कहा जाता है बैरोमेट्रिक हाइट। तो एक्सपेरिमेंटली इट हैज बीन ऑब्जर्व दैट, प्रयोग से यह देखा गया है कि बैरोमीटर में जो मरकरी होती है वो 76 सेंटीमीटर हाइट तक रेज कर जाता है। मतलब 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज इक्वल टू क्या हो गई, तो 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर इक्विवेलेंट है, इक्वल है किसके, तो 76 सेंटीमीटर मरकरी हाइट द्वारा। 76 सेंटीमीटर मरकरी हाइट के मतलब 76 सेंटीमीटर मरकरी द्वारा बॉटम पर जितना प्रेशर लगाया जाएगा, 76 सेंटीमीटर मरकरी हाइट द्वारा बॉटम पर जितना प्रेशर लगाया जाएगा उतना ही प्रेशर एटमॉस्फेयर हम लोगों के ऊपर लगाता है। तो इट हैज बीन एक्सपेरिमेंटली ऑब्जर्व दैट, इट हैज बीन experimentally observed that, ये एक्सपेरिमेंटली ऑब्जर्व किया गया दैट जो मरकरी होती है, मरकरी रेज अप टू 76 सेंटीमीटर हाइट, 76 सेंटीमीटर हाइट इन बैरोमीटर। तो बैरोमीटर में जो मरकरी होती है वह 76 सेंटीमीटर हाइट तक चढ़ जाता है। इसीलिए हम लोग कहते हैं कि जो 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर होती है वह इक्वल होता है 76 सेंटीमीटर ऑफ मरकरी हाइट के। जो 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर होती है वह इक्वल होती है 76 सेंटीमीटर ऑफ मरकरी हाइट के। और आप जानते हैं कि 1 सेंटीमीटर मतलब वायुमंडल हम लोगों के ऊपर कितना प्रेशर लगाता है, तो किसी ट्यूब में 76 सेंटीमीटर, किसी ट्यूब में 76 सेंटीमीटर हाइट तक मरकरी को रेज करा दीजिए, उसके बॉटम पर प्रेशर निकालिए। और बेसिक किसी इवैक्यूएटेड ट्यूब में 76 सेंटीमीटर हाइट तक मरकरी को रेज करा दीजिए, चढ़ा दीजिए और उसके बॉटम पर प्रेशर निकालिए। जितनी प्रेशर आएंगी उतना ही प्रेशर वायुमंडल मतलब एटमॉस्फेयर हम लोगों के ऊपर लगाता है। मतलब 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर इक्वल टू कितनी होती है, 76 सेंटीमीटर ऑफ मरकरी हाइट। ये याद रखते हैं कि 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर इक्वल टू कितनी होती है, तो 76 सेंटीमीटर ऑफ मरकरी हाइट। आप जानते हैं कि 1 सेंटीमीटर में 10 मिलीमीटर होता है ना। स्केल में आप देखते होंगे कि स्केल में जो 15 सेंटीमीटर वाली जो स्केल होती है उसके 1 सेंटीमीटर में 10 कैलिब्रेशन होता है, वो 10 mm है, 10 मिलीमीटर है। तो 1 सेंटीमीटर में 10 मिलीमीटर, 1 सेंटीमीटर में 10 मिलीमीटर, तो 76 सेंटीमीटर मतलब कितना, तो 760 मिलीमीटर। तो 760 मिलीमीटर ऑफ मरकरी हाइट। तो इसे याद रखना है कि 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर इक्वल टू कितनी होती है, तो 76 सेंटीमीटर ऑफ मरकरी हाइट, दैट इक्वल टू 760 मिलीमीटर ऑफ मरकरी हाइट। तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या है, तो प्रेशर एग्जर्टेड बाय एटमॉस्फेयर ऑन अ बॉडी, किसी बॉडी के ऊपर एटमॉस्फेयर जितनी प्रेशर लगाता है वह उसकी एटमॉस्फेरिक प्रेशर या 1 atm प्रेशर कहलाती है। तो प्रेशर एग्जर्टेड बाय एटमॉस्फेयर ऑन अ बॉडी इज कॉल्ड एटमॉस्फेरिक प्रेशर। एटमॉस्फेरिक प्रेशर मेजर करी जाती है बैरोमीटर द्वारा। तो सिस्टमेटिक डायग्राम ऑफ बैरोमीटर, बैरोमीटर की सिस्टमेटिक डायग्राम क्या है, तो एक वेसल जिसके अंदर मरकरी है, उसके ऊपर एक इवैक्यूएटेड कैलिब्रेटेड कैपिलरी ट्यूब है। इवैक्यूएटेड मतलब निर्वातित, जिसमें कुछ भी वातावरण नहीं है, सॉलिड लिक्विड गैस कुछ भी नहीं है। कैलिब्रेटेड मतलब इसके ऊपर चिन्ह लगाया हुआ है, और कैपिलरी मतलब के जैसी पतली ट्यूब है जो ग्लास में फिट करी हुई है। तो जब इसे एटमॉस्फेयर में वायुमंडल में ले जाते हैं तो वायुमंडलीय दबाव के कारण जो मरकरी है इस इवैक्यूएटेड कैलिब्रेटेड कैपिलरी ट्यूब के अंदर हाइट चढ़ने लगता है। और ये तब तक चढ़ता जाता है जब तक ऊपर से लगने वाला प्रेशर नीचे से लगने वाले प्रेशर के बराबर न हो जाए। तो ये इस ट्यूब के अंदर, इस कैपिलरी ट्यूब के अंदर मरकरी तब तक हाइट चढ़ता जाता है जब तक नीचे से लगने वाला प्रेशर ऊपर से लगने वाले प्रेशर के बराबर नहीं हो जाए। तो इट हैज बीन एक्सपेरिमेंटली ऑब्जर्व दैट, ये प्रयोग से देखा गया है कि इस कैपिलरी ट्यूब में जो मरकरी होती है, इस कैपिलरी ट्यूब में जो मरकरी होती है वो 76 सेंटीमीटर हाइट तक चढ़ जाता है। मतलब हम लोग सिंपली कहते हैं कि जो 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर है,
तो हम लोग सिंपली कहते हैं जो 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर है वो इक्वल होती है 76 सेंटीमीटर ऑफ मरकरी हाइट के। जो 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर होती वो इक्वल होती है 76 सेंटीमीटर मरकरी हाइट के, और 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू होती है 10 मिलीमीटर, मतलब दैट इज इक्वल टू 760 मिलीमीटर ऑफ मरकरी हाइट। मतलब जो वायुमंडल हम लोग के ऊपर उतना ही दबाव डालता है जितना 76 सेंटीमीटर मरकरी हाइट प्रेशर लगाता। जिसे अगर हम लोग न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट करें तो कैसे करेंगे, पहले लिखिए। तो 1 एटीएम इज इक्वल टू 76 सेंटीमीटर ऑफ मरकरी हाइट, दैट इज इक्वल टू 760 मिलीमीटर ऑफ मरकरी हाइट। और इसे हम लोग न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट करना चाहें तो कैसे कन्वर्ट करेंगे। तो सिंस आप जान रहे हैं प्रेशर एट द बॉटम ऑफ लिक्विड, प्रेशर एट द बॉटम ऑफ लिक्विड कंटेनर इज इक्वल टू क्या होती है, तो रो जी एच है ना। प्रेशर एट द बॉटम ऑफ लिक्विड कंटेनर, किसी भी लिक्विड कंटेनर के बॉटम पर जो प्रेशर होती है इक्वल होती है रो जी एच के। तो प्रेशर एट द बॉटम ऑफ लिक्विड कंटेनर कितना है, तो 1 एटीएम है। यहां पर कितना है, तो नीचे से लग रहा प्रेशर 1 एटीएम, ऊपर से मरकरी लगा रहा है। तो बेस एट इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम पर क्या होगी, तो एट इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम पर क्या होगी, तो एट इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम मतलब जब स्थिर हो जाएगा तब क्या होगा, तो प्रेशर 1 एटीएम प्रेशर इक्वल हो जाएंगी, 1 एटीएम प्रेशर इक्वल हो जाएंगी किसके, तो प्रेशर ड्यू टू मरकरी हाइट के, पीएचजी के, प्रेशर ड्यू टू मरकरी हाइट के। मतलब आप कह सकते हैं कि 1 एटीएम प्रेशर इक्वल हो जाएगी प्रेशर ड्यू टू मरकरी हाइट। ये क्या है, तो प्रेशर ड्यू टू मरकरी हाइट इक्वल हो जाएंगे किसके, प्रेशर ड्यू टू मरकरी हाइट, प्रेशर ड्यू टू मरकरी हाइट, प्रेशर ड्यू टू मरकरी हाइट, प्रेशर ड्यू टू मरकरी हाइट। मतलब 1 एटीएम प्रेशर इक्वल हो गई किसके, तो प्रेशर ड्यू टू मरकरी हाइट क्या होगा, मतलब यहां रो किसका, तो मरकरी का, G इंटू एच। तो ये क्या हो गया, तो दिस सिंपल 1 एटीएम इज इक्वल टू कितनी हो गई, तो डेंसिटी ऑफ मरकरी आप जानते हैं 13.6 इंटू 10³ किलोग्राम पर क्यूबिक मीटर हो गई, और G का वैल्यू कितना, तो 9.81 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और हाइट कितना, तो 76 सेंटीमीटर। तो 1 मीटर मतलब 100 सेंटीमीटर मतलब 1 मीटर, तो 100 सेंटीमीटर मतलब 1 मीटर, तो 76 सेंटीमीटर बराबर कितना, तो 76 गुना 10⁻⁻² मीटर। सेंटीमीटर क्या होता है, 10⁻⁻² मीटर, ये होगी। तो इसे सॉल्व करेंगे तो ये 1 एटीएम इज इक्वल टू आ जाती हैं, इसे सॉल्व करेंगे तो 1.013 इंटू 10⁵ आ जाता है जी। और ये किलोग्राम, इसको लिख देते हैं किलोग्राम, ये किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इंटू ये मीटर क्यू और मीटर एक कैंसिल होगा तो 1 मीटर स्क्वायर। तो किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर को न्यूटन कहा जाता है। आप जब पढ़े हैं ना, एफ इजकल टू क्या होती है, तो एम ए, एफ इजकल टू क्या, तो एम ए। तो मास का यूनिट क्या हो गया, तो किलोग्राम, और एक्सेलरेशन की यूनिट क्या होगी, तो मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो ये किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर को क्या कहेंगे, तो फोर्स का हो गया न्यूटन, तो ये न्यूटन। तो ये 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर इक्वल टू कितनी हो गई, तो 1.013 इंटू 10⁵, इसके जगह पर आप न्यूटन लिखेंगे, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो व्हाट इज एटमॉस्फेरिक प्रेशर, एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या है, तो प्रेशर एग्जर्टेड बाय एटमॉस्फेयर ऑन अ बॉडी, किसी बॉडी के ऊपर एटमॉस्फेयर जितना प्रेशर लगाता है उसे हम कहते हैं एटमॉस्फेरिक प्रेशर। एटमॉस्फेरिक प्रेशर मेजर किया जाता है बाय बैरोमीटर, मतलब बैरोमीटर वह डिवाइस है जिसके द्वारा एटमॉस्फेरिक प्रेशर को मेजर किया जाता है। तो सिस्टमेटिक डायग्राम ऑफ बैरोमीटर, बैरोमीटर में क्या होता है, तो एक कंटेनर होती है जिसके अंदर मरकरी रखा होता है, उसके ऊपर एक इवैक्यूएटेड कैलिब्रेटेड कैपिलरी ट्यूब रखी रहती है। तो जब इस सिस्टम को एटमॉस्फेयर में ले जाते हैं तो वायुमंडलीय दबाव के कारण, एटमॉस्फेरिक प्रेशर के कारण मरकरी इस कैपिलरी ट्यूब में रेज कर जाता है, इस कैपिलरी ट्यूब में रेज करता है, तब तक रेज करता है जब तक नीचे से लगने वाली प्रेशर ऊपर से लगने वाले प्रेशर के बराबर नहीं हो जाए। तो नीचे से लगने वाली प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, और ऊपर से लगने वाली प्रेशर ड्यू टू मरकरी हाइट हो जाएंगी। मतलब इक्विलिब्रियम पर क्या होगा, तो नीचे से लगने वाली प्रेशर दैट इज 1 एटीएम प्रेशर इक्वल हो जाएगा किसके, तो प्रेशर ड्यू टू मरकरी हाइट। लेकिन एक्सपेरिमेंटली ये देखा गया है कि बैरोमीटर में मरकरी 76 सेंटीमीटर हाइट तक चढ़ता है, इक्विलिब्रियम पर मरकरी बैरोमीटर में 76 सेंटीमीटर हाइट तक चढ़ता है। इसलिए 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर इक्वल टू कितनी हो गई, तो 76 सेंटीमीटर ऑफ मरकरी हाइट।
तो 76 सेंटीमीटर मरकरी हाइट मतलब 1 एटीएम। चूंकि 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 10 मिलीमीटर होती है, मतलब 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज इक्वल टू 76 सेंटीमीटर ऑफ मरकरी हाइट, या इसी को आप लोग कह सकते हैं 760 मिलीमीटर ऑफ मरकरी हाइट। अब इसे अगर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट करें तो कैसे कन्वर्ट करेंगे? तो इक्विलिब्रियम पर आप जान रहे कि नीचे से लगाने वाला प्रेशर, नीचे से लगने वाला जो प्रेशर है वो प्रेशर ड्यू टू मरकरी हाइट के बराबर हो गई। तो नीचे से लगने वाली प्रेशर 1 एटीएम है, दैट इज रो जी एच, दैट इज इक्वल टू रो जी एच। तो ऑब्वियसली डेंसिटी जी और एच की वैल्यू हमने पुट करा तो 1 एटीएम इज इक्वल टू कितनी आ गई? तो 1.013 इंटू 10⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर आ गई। तो आज हम लोग यहीं पर इसे रखेंगे, नेक्स्ट लेक्चर में इसे और आगे बढ़ाएंगे और इससे बेस्ट, इस पर बेस्ट कुछ न्यूमेरिकल्स को करेंगे। ठीक है, ओके, बाय।